इससे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अर्थ, नेचर, स्कोप और इम्पोर्टेंस को पढ़ चुके हैं। आज की इस क्लास में हम डेवलपमेंट ऑफ इंटर रिलेशंस को पढ़ेंगे। वैसे तो देशों के बीच में संबंध जब से देश बने हैं तभी से रहे हैं। हम मौर्य काल के दौरान भी दूसरे देशों के साथ या दूसरे साम्राज्यों के साथ संबंधों को पढ़ते हैं इतिहास में। तो ये कोई पुरानी बात नहीं है कि देशों के बीच में संबंध रहना, लेकिन हमने इन संबंधों को, देशों के बीच में संबंधों को पढ़ना कब से शुरू किया, कब उस पर ध्यान दिया कि इसका अध्ययन किया जाना चाहिए, वो क्या क्या उन संबंधों में नए नए आयाम जुड़ते चले गए और नए नए तरह के संबंध देशों के बीच में बनते चले गए। वैसे तो थुसिडाइड्स एक ग्रीक हिस्टोरियन था। उसने पेलोपोनेशियन वार का डिटेल में वर्णन किया था, जो 430 से 606 बीसी के दौरान रहा था। तो उस युद्ध का वर्णन किया था, जो उसको हम इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो रियलिस्ट थ्योरी, रियलिस्ट अप्रोच की शुरुआत यहीं से देखते हैं, जिसको बाद में फिर मार्गेंथो, एचकार और केनेथ वाल्स जैसे विचारकों ने आगे बढ़ाया था उस विचारधारा, उस अप्रोच को इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो सबसे पहले ये देखते उसने वार के बारे में बताया था, तो वहीं से हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पढ़ा जाने लगा था। लेकिन जिस रूप में हम आज पढ़ते हैं और जो हम शब्द यूज करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, पहले नेशंस नहीं होते थे, फिर पहले सिर्फ राज्य या साम्राज्य होते थे। तो इस मामले में ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया जो जर्मनी में संधि हुई थी 1648 में कई देशों के बीच, उस टाइम पर यूरोप के देश जो नए नए राष्ट्र बने थे रोमन साम्राज्य के पतन के बाद, तो उसमें उन साम्राज्यों में, उन राज्यों में, वो छोटे छोटे राज्य थे, आपस में युद्ध होते रहते थे, नियम निर्धारित नहीं थे आपसी व्यवहार के। तो इस संधि के दौरान एक तो राष्ट्र राज्य शब्द की उत्पत्ति वहीं से हुई थी। एक राष्ट्र राज्य जो कहने लगे, जो आज हम इस शब्द में इंटरनेशनल, इस नेशन से ही निकला इंटरनेशनल शब्द यूज करते हैं। तो उसमें ये निर्धारित किया गया कि एक दूसरे के ऊपर एक तो जिस एरिया पर उसका अधिकार है उस पर उसकी सॉवरेनिटी हम स्वीकार करेंगे, उसका प्रभुत्व स्वीकार करेंगे, एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करेंगे और उसके आंतरिक मामलों में, इंटरनल अफेयर्स में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो इन बातों पर सहमति बनी थी, आपस में कैसे एग्जिस्ट करेंगे सारे राज्य, सारे राष्ट्र राज्य, और उनके आपस के संबंध किस तरह से डेवलप होंगे। कुछ नियम निर्धारित किए गए थे और एक युद्ध चला था जिसको 30 वर्षीय युद्ध कहा जाता है, वो भी संधि के दौरान समाप्त हुआ था। तो एक किस्म से हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सही मायनों में शुरुआत जो रिलेशंस की है वो वेस्टफैलिया की ट्रीटी से मान सकते हैं। लेकिन हमने इसको पढ़ना बहुत बाद में शुरू किया था, हम इसका अध्ययन नहीं करते थे इंटरनेशनल रिलेशंस का। तो इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे कैसे डेवलप हुआ, इसको पढ़ने के रूप में कैसे कैसे इसको पढ़ें, क्या क्या इसमें इसको पढ़ने की कैसे कैसे अप्रोच या थ्योरीज डेवलप हुई और क्या क्या इसके स्कोप, यानी कि नई नई बातें इंटरनेशनल रिलेशन में जुड़ती चली गई। पहले इंटरनेशनल रिलेशंस इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे जितने कि आज हैं। ग्लोबलाइजेशन के युग में, इंटरडिपेंडेंसी के युग में हम ऐसे जुड़ गए हैं सारे कि हमारे संबंध बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं एक दूसरे से, और उनको पढ़ना हमारे लिए आज बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि दूसरे देशों में जो घटनाएं घटती हैं उनका हमारे ऊपर भी असर पड़ता है। तो हमें उनको जानना पड़ता है, देखना पड़ता है, समझना पड़ता है और उनके बुरे प्रभावों को रोकने का प्रयास किया जाता है, जो कि हमने पढ़ा था इंटरनेशनल रिलेशंस का इम्पोर्टेंस क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं, क्या महत्व है, जिसमें ये बात निकल कर आई थी। केनेथ थॉमसन ने
इंटरनेशनल रिलेशंस का जो डेवलपमेंट है उसकी 4 स्टेजेस बताई हैं, किन 4 स्टेजेस में होके गया इंटरनेशनल रिलेशन डेवलप हुए हैं। हालांकि उसके बाद और भी बहुत सारी डेवलपमेंट हुई हैं जो हम इन 4 स्टेज के बाद भी देखते हैं। सबसे पहली स्टेज जो थॉमसन ने बताई है वो 1900 से और 1914 के बीच में बताई है। इस दौरान ज़्यादातर जो है वो पास्ट की जो हिस्ट्री पढ़ी जाती थी। हमारा जो ये इंटरनेशनल रिलेशन है ये एक विषय के रूप में भी जो डेवलप हुआ है वो हिस्ट्री से डेवलप हुआ है। पहले जो इसके शुरू में हिस्ट्री के विषय के रूप में पढ़ा जाता था, हिस्ट्री के जैसे आज हम इसको पॉलिटिकल साइंस के एक पार्ट के रूप में पढ़ते हैं, पहले ये हिस्ट्री के एक पार्ट के रूप में पढ़ना शुरू हुआ था। वो जो डिप्लोमेटिक हिस्ट्री थी, जो देशों के बीच में जो डिप्लोमेसी चलती थी अपने हितों को पूरा करने के लिए, या जो डिप्लोमेटिक रिलेशन यूरोप के देशों में होते थे, तो उसके इतिहास को शुरू में पढ़ा जाने लगा हिस्टोरियन द्वारा। तो एक पास्ट हिस्ट्री पढ़ी जाती थी। शुरू का जो डेवलपमेंट हुआ शुरू में पास्ट हिस्ट्री पर और डिप्लोमेटिक हिस्ट्री पर इसका जोर दिया जाता था। फिर कोई उस टाइम पर कोई ऑर्गेनाइज स्टडी नहीं की गई थी और किसी तरह की कोई थ्योरी भी नहीं बनी थी, कोई अप्रोच इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ने के लिए डेवलप नहीं हुई थी। तो इस दौरान तो ये बात थी। फिर दूसरी स्टेज जो बताई है थॉमसन ने वो 1914 से लेकर, यानी कि वर्ल्ड वार, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम पर जो अप्रोच डेवलप हुई थी वो फिर डेवलप हुई। इसमें करंट अफेयर्स पर ज़्यादा जोर दिया गया। जो तात्कालिक जो उस टाइम पर इशू होते थे, जो विवाद होते थे, जो झगड़े होते थे, जो कॉन्फ्लिक्ट होते थे, उनको समझने पर जोर दिया गया था। और इसी दौरान वेल्स में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ वेल्स यूनाइटेड किंगडम में, वहाँ पर पहली बार एक वुड्रो विल्सन चेयर की स्थापना की गई इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ने के लिए। और शुरू में इसके जो चेयरपर्सन जो बने थे वो फेमस हिस्टोरियन जिमरमैन और सी के वेबस्टर, जो फेमस हिस्टोरियन थे और बाद में E.H. कार भी इसके चेयरमैन बने थे, जो इस चेयर पर बैठे थे। तो एक हिस्टोरियन थे, हिस्टोरी के रूप में इसको हिस्ट्री का ही पार्ट इसको माना जाता था। इन्होंने फ्यूचर्स के बारे में नहीं पढ़ा, इसने करंट अफेयर्स के बारे में ही बात की थी। और इस दौरान भी कोई ऐसी थ्योरी डेवलप नहीं हुई और देशों के बीच में रिलेशन को समझने में ज़्यादा हमें सहायता नहीं मिली। अब जो मेजर डेवलपमेंट जो इंटरनेशनल रिलेशंस में हुई उसके बाद वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद हुई। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद एक तो देशों में जो युद्ध हुआ तो कोशिश की गई कि भविष्य में कोई ऐसा युद्ध ना हो। इसको रोकने के लिए एक संगठन की स्थापना की गई जिसको लीग ऑफ नेशंस के नाम से जानते हैं, राष्ट्र संघ के नाम से। और उससे बहुत उम्मीदें हो गई थी। ये हो गया था कि अगर इस संगठन को अच्छी मजबूती मिली तो ये देशों के बीच में सहयोग बढ़ाएगा, ये युद्धों को रोकेगा। तो एक आदर्शवादिता की भावना हुई कि फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए, भविष्य में युद्धों को रोकने के लिए। तो इस दौरान जो इंटरनेशनल रिलेशंस में इसको लॉ एंड ऑर्गेनाइजेशन स्टेज का नाम दिया जाता है। यानी कि इस दौरान कोशिश की गई कि इंटरनेशनल लेवल पर यदि लॉ बनाए जाए, सिद्धांत बनाए जाए, नियम बनाए जाए, कानून बनाए जाए तो उनको सभी देशों पर लागू किया जा सकता है और सभी देश उसको माने तो विश्व में युद्धों को रोका जा सकता है या देशों के बीच में सहयोग को बढ़ाया जा सकता है। और यदि ऑर्गेनाइजेशन जो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी, यदि उसको मजबूती दी जाए, इसको सहयोग दिया जाए तो ये देशों को सहयोग बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। तो इस दौर को जो है, इस दौरान फिर फ्यूचर रिलेशंस को, जैसे इसमें पास्ट की बात की, इसमें करंट अफेयर्स की बात की, इसमें फ्यूचर रिलेशंस को इम्प्रूव करने पर फोकस किया गया कि भविष्य में एक ऐसे संबंध डेवलप किए जाएं जिससे देशों के बीच में सहयोग को बढ़ाया जा सके। और डिसआर्मामेंट या आर्म्स कंट्रोल पर भी फोकस किया गया, जोर दिया गया था। उसके बाद जो 3 स्टेज आई थी और इसी दौरान बहुत सारे इंस्टीट्यूशन भी डेवलप हुए थे।
और इंटरनेशनल रिलेशन में काफ़ी रुचि बढ़ी थी। जो हमने एक तो वेल्स की उससे बात की थी, जो फर्स्ट वुडरो विल्सन चेयर थी वेल्स में। इसके अलावा कुछ एक इंस्टीट्यूशन है जैसे स्कूल ऑफ फॉरेन सर्विसेज एट जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी, 1919 में स्थापना की गई थी इसकी यूएसए में। एक था स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, यह साउथर्न कैलिफोर्निया में स्थापित किया गया 1924 में। एक इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस इंटरनेशनल स्टडी इन पेरिस 1923 में। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स इन लंदन, ये 1920 में। और लंदन इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स और इंस्टीट्यूशन ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स इन पेरिस 1935 में। और भारत में भी इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स इन इंडिया 1943 में स्थापित किया गया। तो ये कुछ इंस्टीट्यूशन भी इस दौरान स्थापित किए गए थे। इसका मतलब उस टाइम पर इंटरनेशनल रिलेशंस को जानने, देशों के बीच में संबंधों को जानने के लिए एक स्कॉलर लेवल पर यानी कि यूनिवर्सिटी लेवल पर प्रयास किया जाने लगा, उनको समझा जाए, उनको जानने का प्रयास किया जाए, थ्योरी डेवलप की जाए। आइडियलिज्म की थ्योरी भी डेवलप हुई थी, आदर्शवादिता का, जिसको बाद में फिर सबसे पहले E.H. कार ने इसको चैलेंज किया था। और इसलिए कार ने फिर जो रियलिस्ट अप्रोच बाद में डेवलप की गई थी, यानी कि आदर्शवादी विचारधारा थी जो मानती थी कि संगठन के माध्यम से या इंटरनेशनल लॉ के माध्यम से विश्व में शांति स्थापित की जा सकती है और सहयोग को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन बाद में फिर ये आइडियलिज्म ज़्यादा कारगर नहीं रहा, इसको मान्यता ज़्यादा नहीं मिली, क्योंकि राष्ट्रसंघ के स्थापित होने के 20 साल बाद ही दूसरा विश्व युद्ध हो गया था, जो कि पहले से भी काफ़ी भयानक था और काफ़ी उसमें नुकसान हुआ था। तो फिर चौथी स्टेज को जो थॉमसन ने बताया है वो पोस्ट वार, यानी कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद की स्टेज थी उसके बारे में बताया है। उस दौरान एक नई अप्रोच डेवलप हुई आइडियलिज्म के विरोध में, रियलिज्म की अप्रोच, जिसको रियलिस्ट थ्योरी या रियलिस्ट अप्रोच ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस बोलते हैं, जिसको हंस मार्गेंथो ने डेवलप किया था। मार्गेंथो की थ्योरी जो आगे जब हम अप्रोचेस पढ़ेंगे जिसमें रियलिस्ट थ्योरी आएगी, उसमें पढ़ेंगे मार्गेंथो की अप्रोच, जिसने कहा था कि इंटरनेशनल रिलेशन इज स्ट्रगल फॉर पावर। सभी राज्य जो हैं वो शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं ताकि अपने नेशनल इंटरेस्ट को बढ़ा सके। तो इस दौरान बिहेवियरलिज्म भी आया। बिहेवियरलिज्म 1960 के दशक में जो आया था, जिसमें साइंटिफिक स्टडी की जो साइकोलॉजी और सोशोलॉजी से होते हुए पॉलिटिकल साइंस में आया था, और इंटरनेशनल रिलेशंस पर भी इसको इम्प्लीमेंट किया गया था कि साइंटिफिक तरीके से, साइंटिफिक टेक्निक अपनाकर हमें देशों के बीच जो संबंध उनका अध्ययन करना चाहिए। और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को बढ़ावा दिया गया, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को जानने के लिए यदि हमें सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और विषयों को भी अध्ययन करना पड़े, उनका भी हमें अध्ययन करके इन संबंधों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशनल स्टडी सिस्टमेटिक ढंग से अप्रोच डेवलप होने लगी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की रिलेशंस की थ्योरी बनने लगी। तो ये एक महत्वपूर्ण युग था जिस दौरान, और उस दौरान और भी बहुत सारी घटनाएं घटी। नए नए देश, पहले तो सिर्फ जो इंटरनेशनल रिलेशंस थे वो सिर्फ यूरोप तक ही सीमित थे, और उन्हीं के देशों के लड़ाई झगड़े, उन्हीं के देशों के संबंधों का अध्ययन किया जाता था, क्योंकि बाकी दुनिया के लगभग सभी देश अमेरिका को छोड़कर इन्हीं देशों के अधीन थे, कॉलोनी इनकी बने हुए थे, तो ये सारे निर्णय इन्हीं द्वारा लिए जाते थे। लेकिन बाद में जब व्यूपनिवेशीकरण का दौर चला सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, तो नए नए देश पटल पर आए और उन्होंने अपनी भूमिका अदा करनी शुरू की, और इसके साथ साथ फिर कोल्ड वार शुरू हो गया था। पावर ब्लॉक्स बन गए थे, 2 ब्लॉक्स में दुनिया बट गई थी। तो नई नई अप्रोच, कम्युनिज्म की विचारधारा, कैपिटलिज्म में काफ़ी संघर्ष होने लगा था। तो विचारधाराओं का अध्ययन और विचारधाराओं के आधार पर
देश की विदेश नीतियों का या देशों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाने लगा और समझने का प्रयास किया जाने लगा कि किस तरह देश विचारधारा के आधार पर बटे हुए हैं। तो ये डेवलपमेंट जो हुई थी ये चौथी स्टेज में हुई थी। थॉमसन ने जो 4 स्टेजेस बताई हैं, लेकिन उसके बाद ये नहीं कि डेवलपमेंट इंटरनेशनल रिलेशंस की रुक गई है। उसके बाद भी फिर नई नई डेवलपमेंट हुई। 1960 और 70 के दशक में मल्टीनेशनल कंपनीज आई और जिसको फिर कई जो एक डिपेंडेंसी थ्योरी भी डेवलप हुई थी इसी टाइम पर। डिपेंडेंसी थ्योरी ये कहती है कि डेवलपिंग दुनिया जो है 2 हिस्सों में बटी हुई है, डेवलप्ड और डेवलपिंग। जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो डेवलपिंग कंट्रीज यानी कि विकासशील देशों का शोषण करते हैं। व्युपनिवेशीकरण भले ही हो चुका है, लेकिन एक नया दौर शुरू हो गया है। कई विचारकों इसको, जिसमें नक्रुमा वगैरह जैसे विचारक हैं, कि उन्होंने बताया कि उपनिवेशवाद शुरू हो चुका है, न्यू कॉलोनियलिज्म। उसमें क्या होता है कि अमीर देश उनको गुलाम तो नहीं बनाते, यानी कि ताकतवर देश, लेकिन उनका शोषण आज भी वैसे ही जारी है। उनके आर्थिक संसाधनों का, नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन आज भी जारी है। आज कोई जिम्मेवारी भी नहीं है और गुलाम भी नहीं, लेकिन शोषण जारी है। और नए नए तरीक़ों से, जिसमें मल्टीनेशनल कंपनीज पर भी आरोप लगाया जाता है कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो गरीब देशों का शोषण करती हैं। तो आर्थिक मुद्दे हावी होने लगे और आर्थिक मुद्दों के साथ साथ फिर न्यू की मांग की जाने लगी। इसी आधार पर न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की कहा जाने लगा। जो एग्जिस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर है, सिस्टम है, ये बाइस्ड है। ये जो पूंजीवादी देश, जो विकसित देश है, जो अमीर देश हैं, उनके हक में काम करती है ये व्यवस्था। इस व्यवस्था को बदलकर एक ऐसी व्यवस्था डेवलप करनी चाहिए जिसमें गरीब देशों को भी फ़ायदा हो सके या उनकी भी आर्थिक स्थिति बेहतर बन सके। न्यू लिबरल थ्योरी डेवलप हुई, यानी कि रियलिज्म थ्योरी तो सिर्फ कन्फ्लिक्ट की बात करती थी कि देशों के बीच में हमेशा तनाव रहता है अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर। लेकिन लिबरल जो उदारवादी जो थ्योरी है, लिबरल जो थ्योरी है, वो सहयोग की भी बात करती है कि देशों में सिर्फ कन्फ्लिक्ट नहीं रहता बल्कि उनमें सहयोग भी होता है, कोऑपरेशन भी होता है। इसके लिए कई संगठन भी बनते हैं, जैसे सार्क की स्थापना हुई, आसियान की स्थापना हुई और यूरोप के देशों में भी संगठन बनने लगे आपसी सहयोग के, यूएनओ के माध्यम से सहयोग किया जाने लगा। तो न्यू लिबरल थ्योरी भी एक डेवलप हुई थी इस दौरान। और फिर ये क्वीन डेवलपमेंट के साथ साथ फिर जो अगले कुछ दिन बाद जो 80 के दशक में आया, रियलिस्ट थ्योरी को भी केनेथ वार्स जो हैं उसने एक नया आधार दिया। मार्गेंथो की थ्योरी को थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया। मार्गेंथो ने तो एब्स्ट्रैक्ट ह्यूमन नेचर पर बेस्ड बता दिया था स्ट्रगल फॉर पावर को, लेकिन केनेथ वार्स ने बताया कि जो स्ट्रगल फॉर पावर है वो ह्यूमन नेचर की वजह से नहीं है, बल्कि वो एनार्किकल सिस्टम की वजह से। जो एनार्किकल सिस्टम है वर्ल्ड का, एनार्की है पूरी दुनिया में, अपने हितों की रक्षा खुद करनी पड़ती है, कोई सुप्रीम पावर नहीं है। उस वजह से ही ये देशों के बीच में स्ट्रगल फॉर पावर यानी कि पावर के लिए स्ट्रगल चलती रहती। तो नई थ्योरी डेवलप हुई। जैसे हम देखते हैं कि आइडियलिज्म के बाद रियलिज्म, रियलिज्म के बाद न्यू रियलिस्ट या न्यू लिबरल थ्योरी डेवलप हुई। तो इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ने के लिए, उनको समझने के लिए नई नई अप्रोचेज डेवलप होने लगी। नए नए संबंध, नई नई तरह की समस्याएं, नई नई तरह की इंटरडिपेंडेंसी बनने लगी। इस दौरान डेटांटे ख़त्म हो गया था, जिसको हम तनाव सहतिल्य की जो बात थी, यानी कि शीत युद्ध में थोड़ी सी नरमी आ गई थी, वो फिर दोबारा से तेज़ी पकड़ने लगी। अफ़गानिस्तान में जब इंटरफेयर किया यूएसएसआर ने, तो दोबारा से तनाव बढ़ने लगा था। तो नए नए डेवलपमेंट हुए थे। और फिर एक महत्वपूर्ण घटना घटी दुनिया में, वो था रूस का विघटन, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ। और उसके साथ ही बहुत सारे बदलाव अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आए। सबसे पहला तो ये कि कोल्ड वार
जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद शुरू हो चुका था वो ख़त्म हो गया। और जो द्विध्रुवीय व्यवस्था थी, बाइपोलर सिस्टम था, उसकी जगह से यूएससी की डोमिनेंस यानी कि एक ध्रुवीय सिंगल पावर पर सेंटर्ड होने लगी पूरी इंटरनेशनल रिलेशंस, और अमेरिका सबसे ताकतवर देश बनकर उभरा, जिसने कई मामलों में इंटरफेयर भी इसका ज़्यादा बढ़ गया दूसरे देशों में, और जो आज भी स्थिति वही है। तो ये नए नए डेवलपमेंट हुए। फिर जो है आफ्टर कोल्ड वार के बाद नई नई समस्याएं, नए नए डेवलपमेंट इंटरनेशनल रिलेशन में हुए, नई नई अप्रोचेज, क्रिटिकल अप्रोच डेवलप हुई इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ने के लिए, जो कि रॉबर्ट कॉक्स जैसे विचारकों ने की। और कई तरह की कंस्ट्रक्टिविज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, नई नई अप्रोच आई इसको समझने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए। और अब सिर्फ स्टेट्स के या गवर्नमेंट्स के रिलेशन ही नहीं, नॉन स्टेट एक्टर्स की भूमिका भी पढ़ी जाने लगी, या उनकी भी इंटरनेशनल रिलेशंस को प्रभावित करने में उनकी भूमिका, चाहे वो आर्थिक संगठन थे, चाहे वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे, चाहे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन थे, उनकी भी भूमिका अब बढ़ने लगी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। टेररिज्म, खासकर 9/11 की घटना के बाद जो अमेरिका में ट्विन टावर पर हमला हुआ था, उसके बाद एक आतंकवाद की समस्या भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गई है। सभी सम्मेलनों में आतंकवाद पर सहयोग बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, या आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुटता का आह्वान अब सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर किया जाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है सभी देशों के लिए, क्योंकि विश्व के लगभग सभी देश आतंकवाद की समस्या से आजकल किसी न किसी तरीके से जूझ रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, यानी कि सभी देशों की मार्केट आपस में जुड़ गई हैं। WTO एक महत्वपूर्ण ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बन गया, जो कि व्यापार के नियम निर्धारित करता है, जिसके माध्यम से कोई देश अपने बाज़ारों को बंद नहीं कर सकता। सामान की आवाजाही, वस्तुओं की आवाजाही या व्यक्तियों की आवाजाही को बढ़ाने पर प्रयास किया जाता है, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज के रूप में तब्दील हो गई है। इसके अलावा नए नए मुद्दे इसमें जुड़ गए हैं हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस में, जिसमें महत्वपूर्ण एक तो इन्वायरमेंट का मुद्दा और एक ह्यूमन राइट्स का मुद्दा। हालांकि ह्यूमन राइट्स के प्रयास 1948 से ही यूएनओ ने शुरू किए थे, जब ह्यूमन राइट्स की डिक्लेरेशन की गई थी और ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया गया यूएन लेवल पर भी, और देशों के लेवल पर भी लगभग सभी देशों में ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाने का दबाव डाला गया यूएनओ की तरफ से या अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी की तरफ से। एक ह्यूमन राइट्स के बारे में, और इन्वायरमेंट जो पर्यावरण एक ऐसा मुद्दा है जिसको सभी देशों के सहयोग के बिना इस समस्या से छुटकारा नहीं पाया जा सकता, क्योंकि पर्यावरण सभी का साझा और सभी के प्रयास से ही पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो समस्याएं हैं, उनको सभी देश सहयोग देंगे तभी निकलेगा। तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय जो संबंधों में इनकी भूमिका भी आजकल बढ़ गई है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो हैं वो धीरे धीरे डेवलप हुए हैं, नई नई अप्रोच डेवलप हुई हैं, नई नई थ्योरीज बनी हैं, नए नए इसमें एरियाज इंक्लूड किए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, और इसमें रुचि बहुत बड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विषय के रूप में भी कई जगह पढ़ाया जाता है, कई यूनिवर्सिटीज़ में, और जहाँ नहीं पढ़ाया जाता वहाँ पॉलिटिकल साइंस का तो एक इम्पोर्टेंट पार्ट ये बन ही चुका है। पॉलिटिकल साइंस इसके बिना अधूरी रह जाती है जब तक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की चर्चा नहीं की जाती, देश की विदेश नीतियों का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से हमारा ये जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है इसका डेवलपमेंट का मतलब कि हम इसकी स्टडी के नए नए आयाम हमारे लिए खुले, हम पढ़ते हैं और देशों के बीच में नए नए संबंध डेवलप हुए हैं। और ये डायनामिक विषय है, डायनामिक सब्जेक्ट है, यानी कि इसमें और डेवलपमेंट रुकती नहीं है। आगे जैसे जैसे संबंधों में नई नई बात आएंगी, नई नई थ्योरीज भी डेवलप होंगी उन संबंधों को समझने के लिए, और नए नए रिलेशंस भी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड
होते जाएंगे और इसी तरह से इस विषय का विकास जो है वो आगे भी चलता रहेगा। तो ये हमारा विषय था डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन।